Good morning students. Today I am here with the next chapter current electricity. बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने सारी चीज़ें पढ़नी है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है, कौन कौन से चार्ज कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, और अगर रिस्पॉन्सिबल हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या है, उस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, टाइम क्या है यहाँ पर। तो ये इन सारी चीज़ों से यहाँ पर हम फेमिलियर होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप लोग बहुत पहले से क्लास 10th में आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक करंट की वहाँ पर आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज़ हमें पढ़नी है लेकिन कुछ और टर्म्स के साथ, कुछ और टर्म्स हमने पढ़ने हैं। तो जनरली मैं इलेक्ट्रिक करंट को आपको बता देती हूँ। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स मेक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कब बनती है, जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। तो अब सपोज ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस कंडक्टर में कोई चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। चार्ज कब फ्लो होगा, कब चार्ज मूव करेगा, आपने इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया है किसी वोल्टेज सोर्स से। वोल्टेज सोर्स से आप इसे कनेक्ट करोगे तो मतलब आपने क्या प्रोवाइड करा दिया है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा दिया है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा दिया है तो कोई चार्ज इस कंडक्टर में कितना फोर्स फील करेगा, वो फोर्स फील करेगा F = Q × E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स फील करेगा और मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चार्जेस का मोशन पॉसिबल है। अब अगर ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज अगर ये मूव कर रहा है तो चार्ज मूव हो रहा है तो किसी क्रॉस सेक्शन से पास होगा, ठीक है। तो वो 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से, यही आपको बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की क्या स्ट्रेंथ है और इलेक्ट्रिक करंट की क्या इंटेंसिटी है, कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट है। तो मैं लिख सकती हूँ, इन एनी कंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। इलेक्ट्रिकल चार्ज का नंबर पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो आपको बताता है इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ। सो I = Q/T। ये आपको मिल गया फॉर्मूला, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, Q/T। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट अगर आपको निकालनी हो तो आ जाएगा कूलाम पर सेकेंड। Q चार्ज है, चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम, T की यूनिट सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, और हम इसको एम्पियर भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक करंट ये चीज़ आपने पहले से पढ़ी थी, लेकिन अब आपको जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है चार्ज कैरियर्स। ये चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं और किन मटेरियल्स में कौन कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर शॉर्टली बता रही हूँ। चार्ज कैरियर्स मतलब जो चार्जेस मूव करते हैं, ठीक है, किसी भी मटेरियल में। तो जैसे मेटल्स हैं आपके पास, अगर कोई मेटल है तो उस मेटल में मूव करने के लिए फ्री कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। मेटल में कभी भी आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को ही मूव करते हुए देखोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मूव होता है, ठीक है। जैसे सोडियम का आप एग्जांपल लेकर के देख लो, ये है सोडियम। अब सोडियम में आपके पास कितने हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं गया, तो यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बच जाता है, इसलिए आप इसे Na+ लिखते हो। इसका मतलब एक यहाँ पर मोशन करेगा, एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये हो गया मेटल्स में। तो मेटल्स में याद रखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। फिर आता है लिक्विड्स में। किस तरीके के लिक्विड्स हैं बच्चों, पोलर लिक्विड्स हैं या फिर इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड्स हैं। पोलर लिक्विड्स का क्या मतलब है, जिनमें पोलैरिटी मेंटेन है, जैसे कि HCl ले लो, NaCl ले लो, पोलैरिटी मेंटेन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो इस तरीके के लिक्विड्स में जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव हैं, दोनों तरीके के आयंस मूव करते हैं, दोनों तरीके के आयंस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे, मान लीजिए ये आपने एक बीकर लिया है, इस बीकर में आपने डाल देना है NaCl को, HCl को, किसी को भी, ठीक है, उसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। आपको याद होगा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ये प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपने यहाँ एक कैथोड, एक एनोड रख दिया,
दो आपने रख दिए यहाँ पर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इसे कनेक्ट कर दिया है किसी वोल्टेज सोर्स से। तो जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो, होता क्या है, ये जो यहाँ NaCl प्रेजेंट है वो NaCl ब्रेक हो जाता है, वहाँ से जो Na पॉजिटिव आयन बनता है वो नेगेटिव वाले एनोड की तरफ भागता है, और जो Cl नेगेटिव बना वो पॉजिटिव वाले एनोड की तरफ भागता है, इलेक्ट्रोड की तरफ, सॉरी, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव वाला भी मूव कर रहा है और पॉजिटिव आयन भी मूव कर रहा है, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। ठीक है, उसके बाद जो अगला आता है वो आता है सेमीकंडक्टर्स। बच्चों, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं और होल्स भी मूव करते हैं, होल्स भी वहाँ पर चार्ज कैरियर्स। अब ये होल्स क्या होते हैं आप लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ोगे, होल्स कैसे फॉर्म होते हैं। अभी आप इतनी इन्फॉर्मेशन रखिए, होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। उसके बाद आता है गैसेस। बच्चों, गैसेस क्या होती है, जनरली तो इंसुलेटर होती हैं, लेकिन एक कंडीशन अगर हम ले लें साथ में, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज दे दें। ठीक है, बहुत कम प्रेशर दें उस गैस को, या बहुत कम प्रेशर पर छोड़ दो और उसको वोल्टेज ज़्यादा दे दो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोशन के लिए, दोनों के दोनों क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए चार्ज कैरियर्स। कुछ मटेरियल्स में मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगी बुक का, आप उसमें से इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टली बता दिया है क्योंकि आगे हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं अभी जानने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट पर। थर्मल वेलोसिटी और एक होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दो तरीके की वेलोसिटीज़ होती हैं यहाँ पर हमारे पास। अब ये थर्मल वेलोसिटी क्या है, थर्मल जैसे कि आप नाम से ही यहाँ पर पता कर पा रहे हो, थर्मल का थर्मोडायनेमिक्स कब आती है, जब वहाँ पर हीट आती है ना, हीट की बात होती है, तो मतलब हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। वैसे ही यहाँ पर थर्मल लिखा हुआ है, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हीट की। तो थर्मल वेलोसिटी कब आएगी, जब भी कोई एटम या कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए किसी मटेरियल को आप हीट करते हो, उसको हीट करने से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे, तो वो जिस भी वेलोसिटी से वहाँ पर मूव करेंगे उसे हम कहेंगे थर्मल वेलोसिटी। क्यों कहेंगे उसे हम थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि आपने उस मटेरियल को पहले हीट किया और तब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हुए। तो अब क्या बच्चों, हमें हर बार मोशन के लिए हीट कराना पड़ेगा, या जो हमारे रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, उसमें भी वो ऑब्जेक्ट हीटेड रहता है, उसमें भी वो मटेरियल हीटेड रहता है? देख लेते हैं बच्चों। जो सबसे कम टेम्परेचर होता है वो होता है 0 केल्विन। ठीक है, अब 0 केल्विन या इसे हम -273 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। अब अगर मैं हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करूं, आजकल तो समर है, गर्मियां हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो 27 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल सा रूम टेम्परेचर होता है। 27 डिग्री सेल्सियस को मैं लिख सकती हूँ 300 केल्विन। तो बच्चों, सबसे कम टेम्परेचर 0 केल्विन, और अब हम उसको ले आ रहे हैं 300, हमारे जो रूम का टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन। तो 0 केल्विन पर कोई भी मटेरियल बिल्कुल ठंडा होगा, बट अगर 300 केल्विन है तो ये पेन भी क्या है, 300 केल्विन हीटेड है, ये पेन भी 300 केल्विन तक गर्म है। तो रूम टेम्परेचर पर भी ऑब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, हीटेड रहते हैं। क्यों हीटेड रहते हैं, क्योंकि जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो लगभग 300 केल्विन के बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा, तो वो मटेरियल कोई भी है तो वो क्या रहेगा, हीटेड रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एवरेज वेलोसिटी पर। ये जो थर्मल वेलोसिटी होती है, ये एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों आपको मालूम है? अच्छा, पहले मैं आपको डायग्राम से कुछ समझा देती हूँ। देखिए, ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम में मान लीजिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, यहाँ से एक्साइटेड होकर के यहाँ गया, यहाँ किसी एटम से टकराया, स्ट्राइक हुआ, और यहाँ से फिर इधर इस डायरेक्शन में आ गया, यहाँ फिर किसी एटम से टकराया, इस डायरेक्शन में चला गया, यहाँ फिर किसी से टकराया, इस डायरेक्शन में चला गया। तो इस तरीके से ये मूव होते जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी जर्नी थी, यहाँ की जो इसकी वेलोसिटी है वो है u1 वेलोसिटी बच्चों। उसके बाद यहाँ से यहाँ फिर इसे, क्योंकि ये यहाँ पे टकराया, तो इसे हो सकता है जब टकराया तो टकराने पे और ज़्यादा वेलोसिटी मिली हो, तो फिर इसे दूसरी वेलोसिटी मिली, वो हुई u2, ये हुई u3, u4, सो ऑन un वेलोसिटीज़। जब तक वो कोलिजन करता रहेगा किसी एटम से, तब तक उसको वेलोसिटी नहीं मिलती रहेगी। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, वो हो जाएगी u1 + u2 + u3 + सो ऑन un अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ n। अब ये 0 क्यों हो गई, आंसर 0 क्यों आ गया? इसलिए आ गया बच्चों क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो हो सकता है किसी दूसरे केस में वो ऐसे भी मूव कर रहा हो।
ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब में प्रेजेंट होते हैं और उनका मोशन हो रहा है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है तो कोई ऐसे भी ज़रूर जा रहा होगा। तो जो इसकी वेलोसिटी है और इसकी जो वेलोसिटी है वो दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो एक इसके जस्ट अपोजिट जाएगा, एक ऐसे जा रहा है एक इसके जस्ट अपोजिट जाएगा, ये सब एक दूसरे को मिलकर के कैंसिल कर देंगे। तो जब मैं इन सभी का सम करूंगी तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 बना देंगे, और 0 को n से डिवाइड करूंगी, आपको आंसर मिल जाएगा 0। ठीक है, तो थर्मल वेलोसिटी तो यहाँ पर u1 u2 u3 ये सब थी, लेकिन जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बात अगर करूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ये ड्रिफ्ट क्या होता है। ड्रिफ्ट ये हमारा कंडक्टर है, फिर से देख लो, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये इस तरीके से मोशन हो रहा है। ठीक है, ये मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये आपने ले लिया है, ये मोशन है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर की तरफ को जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कौन जा रहा है, पहले तो देख लो, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जो ये फोर्सेस, वो इलेक्ट्रॉन भी जो फोर्स फील करेगा वो होगा आपका -QE के बराबर, या उस फोर्स की डायरेक्शन, अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में फील करेगा, -QE है। देखो -QE का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, मैंने ये लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेकिन इस -QE की डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसीलिए माइनस लिखा हुआ है। इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन फोर्स फील करेगा इधर को इस डायरेक्शन में, तो ये इधर की तरफ खींचता चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय ऐसे मूव कर जाएगा। तो इसकी पोजीशन होनी तो ये चाहिए थी, लेकिन पोजीशन ये हो गई, मतलब इतना उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ड्रिफ्ट हुआ वो इलेक्ट्रॉन इतना। ठीक है, इतना ड्रिफ्ट हो गया। क्यों हुआ ड्रिफ्ट, इस फोर्स की वजह से हो रहा था, जो फोर्स कब आया, जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन सभी का अगर मैं एवरेज निकाल दूँ ड्रिफ्ट स्पीड का, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे गया तो वो इधर की तरफ को मुड़ गया, ये पार्टिकल गया, ये इधर की तरफ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, सबकी कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसकी v1 है, इसकी v2, इसकी v3, सो ऑन vn तक है। तो जो हम एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो आ जाएगी, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं vd से, और इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन vn अपॉन n। अब यहाँ पर ये 0 नहीं होगी, क्यों, ये 0 इसलिए नहीं होती क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के अपोजिट हो, ये इधर जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि इस डायरेक्शन में भी कोई होगा ही होगा, इसलिए ये 0 नहीं होते हैं। सो अब ये 0 नहीं है ये वेलोसिटी, तो यही वाली जो वेलोसिटी है यही रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, क्योंकि जो थर्मल वेलोसिटी थी वो तो सीधे सीधे 0 हो जा रही थी, मतलब मोशन फिर वहाँ पर हो ही नहीं रहा था, एवरेज वेलोसिटी 0 आ जा रही थी ना। तो यहाँ पर कुछ एवरेज वेलोसिटी की कुछ वैल्यू आएगी, सर्टेन वैल्यू या फाइनाइट वैल्यू, वही रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। तो मैथमेटिकल फार्मूला ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, अगर ध्यान से देखोगे तो जल्दी आ जाएगा। ये रहा एक कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन, ये इसने किया ड्रिफ्ट, एक ही शो कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू ई के बराबर, और यहाँ पर जो Q है, जो ये चार्ज है, वो है -E के बराबर, तो -E इंटू ई। अब ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्वियसली मूव होगा, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ए होता है हमारा F/m के बराबर। ठीक है, और इसमें आप F की वैल्यू रख दीजिए -EE/m हो जाएगा ये। ठीक है, अब बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v = u + at। हमें ये वाली वेलोसिटी चाहिए, v मतलब ड्रिफ्ट वाली वेलोसिटी, u तो हमारी थर्मल वेलोसिटी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो थर्मल वेलोसिटी से हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिजल्ट है उसका, फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो जा रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है, तो ये इक्वेशन अभी हम देख लेते हैं। अभी इस इक्वेशन से थोड़ी देर के बाद काम आएगी ये इक्वेशन, उससे पहले हमें पढ़ना है मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ क्या होता है बच्चों? मान लो एक इलेक्ट्रॉन का पाथ मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, या ये है इलेक्ट्रॉन की इनिशियल पोजीशन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इसने इस एटम को स्ट्राइक किया, ये इधर चला गया। यहाँ पर दूसरा एटम है, इसने इसको स्ट्राइक किया, ये इधर चला गया। यहाँ पर तीसरा एटम है, इसी तरीके से मोशन हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो मोशन हुआ बच्चों, ये t1 टाइम में हुआ मान लो, ये वाला मोशन t2 टाइम में हुआ, और ये वाला मोशन t3 टाइम में हुआ। क्यों हुआ अलग अलग टाइम में? क्योंकि ये जो पाथ लेंथ हैं ये अलग अलग हैं। यहाँ पर एटम इसको किसी और डिस्टेंस पे मिला, यहाँ पे हो सकता है थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे मिला हो, यहाँ पे जल्दी मिल गया हो। ये डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, ये पाथ लेंथ अलग अलग हैं, तो ये जो टाइम है ये भी अलग अलग होंगे। तो यही जो पाथ लेंथ है ये फ्री पाथ है, बिल्कुल फ्री पाथ है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। डिस्टर्बेंस कहाँ हुआ? यहाँ जब उसे एटम मिला था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई इसको बोलेंगे हम फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जो लेंथ होगी उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब इसके बाद एक और टर्म आता है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। वो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं किया है तो ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचा चला आएगा। पहले ये ऐसे आएगा, फिर थोड़ा सा खींचेगा, वो यहाँ पे आएगा, फिर थोड़ा और खींचेगा, अगली बारी में वो यहाँ पे आएगा, फिर और खींचते जाएगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे आएगा। तो अब ये वाला पाथ हो गया इसका, इस इलेक्ट्रॉन का पाथ ये हो गया। यहाँ ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, यहाँ ये इस तरीके से पैराबोलिक पाथ इसने ले लिया और इतना ड्रिफ्ट शिफ्ट हो गया, ये इतना ड्रिफ्ट हो गया इसमें। ठीक है, इतना ड्रिफ्ट आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एक ड्रिफ्ट आ गया यहाँ पर। तो ये जो टाइम t1, t2, t3 टाइम है ना बच्चों, ये वाले जो टाइम है ये रिलैक्सेशन टाइम है। ये वाला टाइम रिलैक्सेशन टाइम क्यों है? क्योंकि यहाँ से इस बात तक आने में इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? रिलैक्स किया। वहाँ पर कोई उसको डिस्टर्बेंस नहीं मिला, ना तो कोई फोर्स उसे अपनी तरफ खींच रहा था। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ थी नहीं, तो मतलब वहाँ पर पूरी तरीके से वो रिलैक्सेशन पीरियड में था। इसलिए इस टाइम को हमने बोल दिया रिलैक्सेशन टाइम t1, ये वाला रिलैक्सेशन टाइम t2, ये वाला रिलैक्सेशन टाइम t3। तो जब आप एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालोगे उसे आप रिप्रेजेंट करोगे इससे, टाउ से। ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये जितने भी रिलैक्सेशन टाइम्स हैं इन सभी का एवरेज हो जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और इसको अगर आपने डिफाइन करना है तो आप कहोगे रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज एवरेज टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। रिलैक्सेशन टाइम को मैं कैसे डिफाइन करूंगी? टाउ इज एवरेज टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। तो ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 पे पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर जो उसकी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ वाली इतनी इंफॉर्मेशन के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस a इंटू टी, और इस t को लिख देते हैं हम कैपिटल T1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये टाउ निकालना क्या हमें ज़रूरी था? हमने ये स्मॉल t क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा, हमें देखना था कि कितने टाइम तक वो पार्टिकल एक्सेलरेटेड रह सकता है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स में मोशन अलग अलग तरीके से होगा, अलग अलग मोशन होगा, तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग टाइम पीरियड के लिए ही होगा। मतलब इतने टाइम के लिए वो पार्टिकल एक्सेलरेटेड रहेगा, फिर सामने कोई कोलिजन हो जाएगा, फिर उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। इसलिए हमने इसको स्मॉल टी नहीं लिया है, अलग अलग टाइम है सबके लिए। यहाँ पे आ गया T1, ये इक्वेशन बन गई। ए की जगह आपने अभी ए कैलकुलेट किया था -EE/m। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए निकाल लेते हैं V2 इज इक्वल टू U2 माइनस EE/m T2। तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए इसी तरीके से nth इलेक्ट्रॉन के लिए, nth केस के लिए लिख लेते हैं UN माइनस EE/m TN। ठीक है, अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बच्चों, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? VD होता है आपका एवरेज वेलोसिटी के बराबर। आपने पढ़ा था ना, VD इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन VN/n। ये पढ़ा था। तो यहाँ रख दी हमने V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की रख दोगे, सो ऑन आपने रख दी VN की वैल्यू अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ से U1 प्लस U2 प्लस U3 इनको अलग कर लिया, माइनस EE/m, यहाँ बचा है T1, T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन TN, ये बचा।
अब आपने पढ़ा था u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un, ये क्या है, थर्मल वेलोसिटीज का सम है। और थर्मल वेलोसिटीज का सम क्या होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये होता है 0। तो ये वाली वैल्यू हो गई 0 माइनस ई अपॉन एम, और ये T1 प्लस T2 इतना आ गया। अब इसको लिख लेती हूँ मैं माइनस ई अपॉन एम, यहाँ बचेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन Tn अपॉन n, और ये किसके बराबर है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के बराबर है। तो इसको हम कह देंगे रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर से Vd इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम टाउ। ये आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों किस पर डिपेंड करती है, टाउ पर डिपेंड करती है। टाउ वैसे रिलैक्सेशन टाइम आपका कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा है तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल पर। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा है तब भी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा। एक चीज़ और, ये जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टाइम पर, सॉरी टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, मतलब थर्मल वेलोसिटी, थर्मल हीट आप उसे जितनी ज़्यादा दोगे, रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये भी आपने यहाँ से देख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद एक और रिलेशन मैं आपको बताती हूँ, वो है आपका करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन आप लोगों को प्रूफ करना बताऊंगी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ये है Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर पहले देख लो, ये स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में मतलब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E अपॉन वॉल्यूम V। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ, इसको मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही लिख देती हूँ। तो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने कंडक्टर में, तो वो हो जाएगा n इंटू वी के बराबर। ठीक है, ये याद रखना। तो अब पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, यहाँ से मैंने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इंटू वी के बराबर आ जाएंगे, तो n इंटू वॉल्यूम v। ठीक है, अब ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा बच्चों, एरिया इंटू लेंथ। इसकी लेंथ है l और एरिया है इसका a। ठीक है, तो a इंटू एल के बराबर हो जाएगा वॉल्यूम, और n ये रहा, तो n a l हो गया। अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा कंडक्टर में, टोटल चार्ज Q। तो टोटल चार्ज Q बच्चों आपको क्वांटाइज, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल चार्ज Q होता है आपका n इंटू ई के बराबर। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह आपने लिख दिया NaL, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस E। ये हो गया टोटल चार्ज। ठीक है, अब टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है वो कैसे निकालोगे बच्चों, आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस उसी से निकाल देते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का केस लेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा t इज इक्वल टू डिस्टेंस, उसने कितनी लेनी है, ये यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ, तो कितनी डिस्टेंस लेगा, ये l डिस्टेंस कवर करेगा, तो l अपॉन वी डी। ठीक है, अब आपको पता चल गया, Q की वैल्यू पता चल गई और T की वैल्यू पता चल गई। अब आपको फॉर्मूला मालूम है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। आगे चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर माइनस NaLe, ये रख दिया, अपॉन T की वैल्यू रख दी L अपॉन Vd। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा Vd अपॉन L, L से L कैंसिल, तो ये मिल जाएगा आपको माइनस NeaVd। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I और Vd में रिलेशन मिल गया आपको। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ
करंट इज अपोजिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट होगी ये इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ से आपको करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गया। इसके बाद बच्चों हम कुछ और नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, बट पहले आप लोग यहाँ तक क्लियर कर लीजिए।